बाबा उसे अपने साथ पाकिस्तान ले आए थे। वो यहाँ आने के लिए हरगिज़ राज़ी नहीं थी। वो किसी से भी अच्छे तरीके से नहीं मिली थी और ना ही उसे किसी से कोई लेना देना था। वो घर आते ही अपने कमरे में बंद हो गई। बाहर उसकी शादी की प्लानिंग की जा रही थी और अंदर वो ये सोच रही थी कि वो इन सब चीज़ों से जान कैसे छुड़वाए। एक तरफ उसके बाबा थे जो उसे साफ अल्फाज में कह चुके थे कि अगर तुमने कोई गड़बड़ की शादी में या शादी करने से इनकार किया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसे घर बार को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। उसे अपना लाइफस्टाइल बेहद अजीज़ था, लेकिन अपने बाबा के गुस्से से भी वो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ थी। इरफान से वो मोहब्बत करती थी, लेकिन इरफान के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो उसे ये लाइफस्टाइल दे पाता। इरफान के फादर उसके बाबा के कज़न थे, लेकिन दोनों में सगे भाइयों जैसी मोहब्बत थी। वो इरफान के फादर को ताया अब्बू कहकर ही बुलाती थी, लेकिन उसे हरगिज़ अंदाज़ा ना था कि पाकिस्तान में भी उसके एक अदद ताया अब्बू मौजूद है, जिनकी 4 औलादें हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। सबसे बड़े बेटे इब्राहिम मुस्तफ़ा थे, जिनकी शादी को भी 8 महीने ही हुए थे। इसके बाद इब्राहिम मुस्तफ़ा उसका मंगेतर था, जिसके साथ उसकी शादी होने जा रही थी। उसके बाद फ़हीम मुस्तफ़ा जो भी स्टूडेंट था, और सबसे छोटी उनकी बहन ज़ैनब मुस्तफ़ा। उन लोगों का घर अच्छा खासा भरा हुआ था। एक तो मोहल्ले से इतने लोग उनके घर आते जाते थे कि हद नहीं। वो एक ही दिन में यहाँ आकर बुरी तरह पछता रही थी और उसके वालिद उसे ज़िंदगी भर के लिए यहाँ छोड़ देना चाहते थे, इन गंवारों के बीच। वो उसके करीब से उठकर जाने लगी जब अचानक वारिक ने उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींच लिया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? जान क्यों नहीं छोड़ रहे हो मेरी? वो इंतहाई गुस्से से उस पर चढ़ दौड़ी। जान तो अब तुम्हारी सारी ज़िंदगी के लिए मुझसे नहीं छूटने वाली जानम, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना मूड तुम्हारे साथ बहस करके ख़राब करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम कल रात वाले फ़ैसले से ज़्यादा खुश नहीं हो। वैसे इतना भी तंग नहीं किया मैंने तुम्हें कल रात कि तुम अपना मुंह ही सीधा ना करो। खैर कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ। नई नवेली दुल्हनों के थोड़े बहुत नखरे भी तो होते हैं। तुम्हारा हक बनता है, दिखाओ नखरे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। चलो छोड़ो, बाद में नखरे दिखाना, पहले ज़रा यहाँ आओ। मैंने अपना हक वसूल कर लिया तो तुम्हारा हक भी तो देना पड़ेगा ना। वो उसका हाथ थामते बड़ी मुश्किल से हाथ बढ़ाकर साइड ड्रॉर से कुछ निकाल रहा था। फिर एक वेलवेट की सुर्ख रंग की डब्बी निकाल कर उसके सामने की। उसका हाथ यूं ही थामे हुए उसने एक हाथ से उस डब्बे को खोला। उसमें एक इंतहाई नफीस ब्रेसलेट निकाला। असूलों का बड़ा पक्का हूँ, अगर कुछ लेता हूँ तो हक लाजमी अदा करता हूँ। उसके हाथ में वो खूबसूरत ब्रेसलेट पहनाते वारिक दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, और साथ ही अपने लब उसके नाजुक हाथ पर रखते उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने अगले ही लम्हे अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लिया, लेकिन अफसोस उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। निकाह बहुत धूमधाम से हुआ था। पूरे गांव के लोग यहाँ पर इनवाइटेड थे। वो बहुत बेजार बैठी थी कि उसे आज ही पता चला था कि शादी के फ़ौरन बाद उसके वालिदैन पाकिस्तान से न्यूयॉर्क वापस चले जाएंगे, उसे इन अनपढ़ गंवार लोगों के पास छोड़कर। कल रात इरफान का फ़ोन आया था। उसने बड़ी मुश्किल से टेलीफोन पर सब लोगों के बीच उसकी बात सुनी। इरफान कह रहा था कि वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन वो इस शादी से इनकार कर दे। उसे नहीं चाहिए कोई भी दौलत, कोई भी जायदाद। वो इन सब चीज़ों के बगैर रहेगी, लेकिन ऐसा कह नहीं पाई थी, क्योंकि वो इरफान से मोहब्बत ज़रूर करती थी, लेकिन मोहब्बत में अंधी नहीं हुई थी। वो जानती थी कि न्यूयॉर्क जैसे मुल्क में बिना पैसे के गुजारा करना नामुमकिन था, और इरफान के पास था ही क्या। अगर वो उससे शादी की ज़िद करता तो उसके घर वाले उसे भी घर से निकाल देते, तो वो दोनों रहते कहाँ? सड़कों पर। इरफान के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अपने दिल से इरफान की मोहब्बत को दबाकर उसने अपने बाप की जायदाद को चुनने का फ़ैसला कर लिया, और आज वो इब्राहिम मुस्तफ़ा के निकाह में शामिल हो चुकी थी। वो हैरानगी से उस ब्रेसलेट को देख रही थी, जो यकीनन उसने पहले से बनवा कर रखा था। मतलब साफ था कि ये सदफ़ के लिए था, उसके लिए नहीं। हाँ बिल्कुल, उसकी होने वाली दुल्हन तो सदफ़ ही थी, तो यकीनन ये करम नवाजी भी उसी के लिए थी। फ़िलहाल तो वो सिर्फ वक्ती जज्बात के आगे मजबूर होकर ये रिश्ता निभाने के लिए उसके करीब आया था। यकीनन ये तुमने सदफ़ के लिए बनवाया होगा, उसी को दो। मैं किसी की चीज़ों पर ना तो अपना हक समझती हूँ और ना ही कब्ज़ा करती हूँ। वो अपने हाथ से उसका ब्रेसलेट उतारने लगी, लेकिन वारिक की सख्त गिरफ्त के बाद उसकी सख्त निगाहों ने उसे ये काम करने से रोक दिया था। हद में रहो लड़की, अगर मैंने तुम्हें बीवी होने का हक दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर या मेरी ज़ात पर कीचड़ उछालो। मैं ये हक किसी को नहीं देता। खबरदार जो अगली दफ़ा मेरे किरदार पर उंगली उठाए।
हाथ कंधे से अलग करके रख दूंगा तुम्हारे, याद रखना। वो इंतहाई गुस्से में बोला, जबकि उसके हाथ पर अपने ब्रेसलेट को उसने काफ़ी सख्ती से बांधा था ताकि वो उसे आसानी से खोल ना सके। और उसके साथ उसने अपने दांतों की मदद से उसका हुक काफ़ी टाइट कर दिया था। सदफ के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम यकीन करो या ना करो। तुम्हारे एक बार कहने पर मैंने तुम्हारा यकीन किया है, तो मेरे एक बार कहने पर तुम्हें भी मुझ पर यकीन करना चाहिए। अम्मी की मर्ज़ी थी कि मेरी सदफ के साथ शादी हो, क्योंकि वो अपनी भांजी को इस घर में लाना चाहती थी, लेकिन वो मेरी पसंद कभी भी नहीं थी। खैर, बहुत हो गई बातें, उठो जल्दी से फ़्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करने चलते हैं। और हाँ, आज वो रेड कलर की ड्रेस पहनना, तुम पर सूट करेगी। बल्कि ऐसा करो, तुम पहन कर आओ, मैं खुद ही देख लूँगा कि तुम पर सूट करती है या नहीं। वो पुरसकून सा उठकर बैठते हुए मुस्कुरा कर बोला। उसका अंदाज़ ऐसे था जैसे उनके दरमियान कोई तल्ख़ कलामी हुई ही नहीं। क्या लगता है तुम्हें, मेरे माथे पर बेवकूफ़ लिखा है? कल रात तुमने मेरे करीब आकर सिर्फ फ़ायदा उठाया, और ये मत सोचना कि तुमने कह दिया कि सदफ से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं और मैंने मान लिया। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ सदफ के साथ तुम्हारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और ख़बरदार, तुमने आइंदा जो मेरे करीब आने की कोशिश की, और तुम, वो पता नहीं क्या क्या बोलने वाली थी, जब अचानक ही उसने सख्ती से उसका जबड़ा अपने हाथों में कैद करते उसे बेड पर फेंकने वाले अंदाज में लिटाया। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ सुना ना, तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी नई नवेली दुल्हन हो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना मत करो। जब मेरे 4-5 बच्चे पैदा कर लोगी तो खुद ही यकीन आ जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ कितना मुखलिस था। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी ये बेअदबी बर्दाश्त नहीं करूँगा। नफ़रत है मुझे बदलिहाजी और बदतमीज़ी से, और मैं अपनी बीवी को न बदलिहाज बर्दाश्त करूँगा और ना ही बदतमीज़। फ़िलहाल इस जसारत को अपनी बदतमीज़ी की एक छोटी सी सज़ा के तौर पर कबूल करो। मायरा, अगर कोई आप पर एतबार करे तो उस पर आपको भी एतबार करना चाहिए, ताकि रिश्ता मजबूत हो। तुम्हें ये सब समझने में वक्त लगेगा, लेकिन मुझे तुम्हारे और अपने रिश्ते को लेकर अब कोई डाउट नहीं। मैं तुम्हारे साथ इस ताल्लुक़ को निभाना चाहता हूँ, आज से क़यामत तक। बाकी तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, ये तुम्हारा अपना सर दर्द है। अगर बीवी बनकर रहोगी तो बहुत प्यार से रखूँगा, अगर सर पर चढ़ोगी तो मुझे उतारना आता है। वो कहकर वॉशरूम में घुस गया, जबकि वो गुस्से से मुठियाँ भींच गई। कितनी आसानी से उस शख्स ने अपने मतलब को, उस ताल्लुक़ को निभाने का नाम दे दिया था। वो उसे पागल समझता था, या उसे सदफ की आंखों में उसके लिए मोहब्बत नज़र नहीं आती थी? क्या वो नहीं जानती थी कि वो मासूम सी लड़की उसकी वजह से कितनी अजियत में थी? मर्द तो होते ही बेवफा हैं। एक लड़की को छोड़कर दूसरे के साथ आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन एक औरत कभी आगे नहीं बढ़ पाती। कल रात वो अपने माँ बाप को याद करने की वजह से दुखी थी। उसकी शादी हुई थी और उसका कोई भी रिश्ता उसके पास नहीं था। निकाह के वक्त उसके दिल में कोई जज्बात ना थे, लेकिन कल वलीमे में अम्मा अहमद और छोटू ने जिस तरह उसे अपना होने का एहसास दिलाया था, उसे अपने माँ बाप टूट कर याद आए थे। वो उसकी जज्बाती कैफियत का फ़ायदा वारिक ने उठाया था और उससे ये रिश्ता बना लिया जो उसके साथ कभी नहीं बनाना चाहती थी। अब वो आसानी से उस पर ज़ाहिर कर गया था कि वो उसकी मिल्कियत है, जिस पर वो हर तरह का हक रखता है। लेकिन उसने भी सोच लिया था कि वो सदफ के साथ कोई ज़्यादती नहीं होने देगी, और ना ही अपने साथ। कल रात उसके करीब आने पर उसने कोई एतराज़ किया था, ये उसकी गलती थी। लेकिन सदफ के साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ ज़्यादती की गई है, उसको मोहब्बत का झांसा देकर इस मकाम तक पहुंचाया गया, और अब जब निभाने की बारी आई तो वो रास्ता बदल गया। और वो खुद कौन सा इसको अच्छा समझता था? उसका भी तो ताशफैन के साथ अफेयर चल रहा था उसके मुताबिक, तो फिर वो इतनी जल्दी हर चीज़ को भुला कर आगे कैसे बढ़ सकता है? ये सब सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा था। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए उसके पास आया था, और उसका मतलब पूरा होते ही वो रास्ता बदलने वाला था। यह शायद मज़ीद कुछ दिन तक ड्रामा चलने वाला था। आखिर वो उसे अपनी मिल्कियत समझता था, तो फिर वो अपनी मिल्कियत को पूरे तरीके से इस्तेमाल भी तो कर सकता था। ज़ाइना उससे ज़ाइना उससे काफ़ी उखड़ी-उखड़ी रहती थी। वो उससे बात करती थी और ना ही उसे अहमियत देती थी। उनकी शादी को 2 महीने होने वाले थे, और आज भी वो पहले दिन की तरह थी। वो जब से यहाँ आई थी तब से ही उसने किसी को अहमियत नहीं दी थी, और शादी के बाद वो इब्राहीम को भी अहमियत नहीं देती थी। जहाँ बड़े भाई इब्राहीम और सादिया के घर जल्द से जल्द नन्हा मेहमान आने वाला था, वहीं ज़ाइना ने हर किसी से ताल्लुक़ ही ख़त्म कर रखा था। ज़ाइना ने अब तक सिर्फ़ उससे 2 बार ही खुलकर बात की थी, और दोनों में एक ही ज़िद थी कि हम लोग न्यूयॉर्क जाएंगे और हम वहीं पर जाकर रहते हैं, बाबा का बिज़नेस संभालेंगे, उनके साथ रहेंगे। यहाँ पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं। उसने साफ कह दिया था कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती, लेकिन इब्राहीम की सोच अलग थी। वो अपने घर वालों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था, ख़ासकर वो अपने भाइयों के बिना नहीं रह सकता था। उसकी छोटी लाडली बहन थी, उसे अपने घर वाले
उसे अपने घर वालों से बेइंतहा मोहब्बत थी। उनके बिना वो कहीं जाने का सोच ही नहीं सकता था। बस इसी बात पर ज़ाइना का मूड ख़राब हो जाता तो हफ्ता हफ्ता उससे बात ही ना करती। इब्राहिम अभी तक तो इन सब चीज़ों को नॉर्मल ले रहा था, ये सोच कर के वो अपने घर वालों को मिस करती है। लेकिन उसका रवैया 2 माह तक भी नहीं बदला था। वो एक ही बात बार बार किए जा रही थी कि उसे यहाँ नहीं रहना, न्यूयॉर्क जाना है। और अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी न्यूयॉर्क की गर्दान से तंग आता जा रहा था। यही वजह थी कि अक्सर कमरे से उसकी तेज़ आवाज़ सुनाई देती, जिस पर उसके माँ बाप और घर वाले परेशान हो जाते थे। वो उसे अपने साथ बाहर लेकर आया तो सब नाश्ते की टेबल पर बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। अभी तक किसी ने भी नाश्ता शुरू नहीं किया था। सदफ, तुम उठो, यहाँ पर मायरा बैठेगी, उसने सदफ को मुखातिब करते हुए कहा, जो उस कुर्सी पर बैठी थी जो अम्मा ने पहले ही दिन उसे ये कहकर दी थी कि तुम अपने शोहर के साथ बैठा करो। उसकी साइड की दूसरी चेयर पर वारिक बैठता था। मैं क्यों दूँ, मैं तो हमेशा इसी चेयर पर बैठकर नाश्ता डिनर करती हूँ। क्या हो गया है वारिक, शायद आप भूल गए हैं, ये तो मेरी ही कुर्सी है ना। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। आंखों में कल जैसी वीरानी देखकर मायरा न जाने क्यों निगाहें चुरा गई। पहले की बात और थी सदफ, अब की बात और है। अब इस कुर्सी पर वारिक की बीवी बैठा करेगी ना, दोनों एक साथ बैठते कितने प्यारे लगते हैं ना। अम्मा ने जैसे उसे समझाना चाहा, माफ़ करना आपा, बच्ची है ना, अभी पुरानी बातों को दिल पर लगा कर बैठी है। मैंने पहले ही दिन इसे इस कुर्सी पर बिठाया था, शायद इसलिए गलत फहमी का शिकार हो गई। खैर, मेरी भी मत मारी गई थी। मैं कहाँ जानती थी कि मेरी बच्ची का नसीब इतना काला होगा कि कोई बाहर की आई लड़की उसकी जगह पर आ जाएगी। तोबा तोबा करो शाजिया, कैसी बातें करती हो। हमारी बच्ची का नसीब क्यों काला हो। अल्लाह पाक किसको खुशियाँ नसीब करे। बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बात करती हो तुम। बेशक अल्लाह ने हमारी सदफ का भी बहुत खूबसूरत जोड़ा बना कर रखा होगा। अम्मा ने उसे दुआएं देते कहा तो सदफ फ़ौरन ही कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई। जब वारिक ने उसके लिए कुर्सी घसीट कर उसे बैठने का इशारा किया, वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई थी। क्या बात है, कितनी खुश लग रही हो ना तुम वारिक को हासिल कर लेने की वजह से। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, वारिक ना सिर्फ मेरे हैं, उन पर सिर्फ मेरा हक है। तुम जैसी लड़कियों को ना वो पसंद करते हैं और ना ही कभी देखते हैं। मैं जानती हूँ तुम्ही ने कोई गुल खिलाया होगा कि वो तुम पर शादी करने पर मजबूर हो गए। उसने किचन में कदम रखा तो सदफ वहीं दरवाजे के पास खड़ी थी। वारिक के जाने के बाद वो खुद ही अपने बर्तन उठाकर किचन में रखने आई थी, लेकिन उसे अंदाज़ा ना था कि सदफ भी यहाँ होगी। उसकी बातें सुनकर उसने एक नज़र पलट कर उसे देखा। उसकी आंखों में उसके लिए नफरत थी, जैसे जिसे देखकर एक लम्हे के लिए वो ठिठक कर रह गई। उसका ये रूप और थोड़ी देर पहले मेज़ पर बैठे वाला उदासी भरा रूप बिल्कुल अलग थे दोनों। वो समझ नहीं पाई थी कि थोड़ी देर पहले वाली यही लड़की बाहर बैठी अपने आंसू पीने की कोशिश कर रही थी और यहाँ अंदर वो अलग ही रूप में उसे दिख रही थी। सॉरी सदफ, इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकती। वो क्या है ना, मुझे लगता है वारिक चले गए। मेरा ब्रेसलेट ना रात उन्होंने बहुत सख्ती से बंद किया था, मैं उनसे खुलवा कर आती हूँ। शायद अभी तक वो पोर्च में होंगे। मैं वापस आकर आपको इन बातों का जवाब दूंगी। फिर आप मुझे बताइएगा कि वारिक को किस तरह की लड़कियां पसंद हैं और मुझे उनकी पसंद में खुद को ढालना होगा ना। आप तो उनकी कज़न हैं, उनके बारे में सब कुछ जानती होंगी। मुझे उनकी पसंद नापसंद के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं आती हूँ। वो क्या है ना, उन्होंने मुझे जाने से पहले इशारा किया था, बाद में नाराज़ हो जाएंगे। उसने आंख मारते हुए बाहर निकलना चाहा तो सदफ उसके अंदाज पर हैरान रह गई। वो जानबूझकर बाहर आई थी, जहां वो पोर्च में अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा फ़ोन पर किसी के साथ मसरूफ़ था। उसे बाहर आते देखकर वो हैरान हुआ, जबकि वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसके पास आ रही थी। ये कौन सा नया अंदाज अपनाया तुमने, आज क्या काम पर नहीं जाने दोगी। वो कल से ही अपने अंदाज बदले हुए था। उसके लिए ये अंदाज और ये बातें उससे हैरान नहीं कर रही थी, इसलिए अरे जाओ जाओ, मैंने तुम्हें थोड़ी मना किया है। वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने यहाँ तक आई थी। वो क्या है ना, मुझे कह रही थी कि तुम सिर्फ उसी के हो और उसी के साथ रहोगे। इन शॉर्ट, बेचारी मेरा सुकून बर्बाद करने आई थी, मैंने उसका ही सुकून बर्बाद कर दिया। अच्छा किया ना। नहीं, तुम्हें अच्छा क्यों लगेगा, तुम्हारी तो जानू का दिल दुखा दिया ना मैंने। जानते हो, अभी सुबह तक मेरे दिल में उसके लिए बहुत हमदर्दी थी, लेकिन जैसे ही मैंने किचन में कदम रखा लड़की ने अपने रंग ही बदल लिए। मतलब अचानक हीरोइन से विलन बन गई। वो मुझसे यानी मायरा खान से पंगे लेगी और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खुश रहने दूंगी। नो नेवर, हमदर्दी जाए भाड़ में। एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं इस घर में तुम्हारी बीवी के सो कॉल्ड ओहदे पर फाइज हूँ ना, आगे पीछे देखना भी मत, वरना आंखें फोड़ कर रख दूंगी तुम्हारी।
तुम्हारी भी और तुम्हारी देखने वाली की भी। तो डार्लिंग हद में रहना। वो उसकी शर्ट के ऊपर के बटन पर अपना हाथ रखती एक अदा से उसके कंधे से नादीदा गर्द हटाते हुए बोली और अगले ही लम्हे पलट कर अंदर चली गई, ये जाने बिना कि उसका ये अंदाज सामने खड़े आदमी पर बिजलियां गिरा रहा है। क्या है ये लड़की, पागल। वो मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाता अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा ही था जब सामने शीशे में उसे किचन की खिड़की के पास खड़ी सदफ नजर आई। ये रोमांटिक अंदाज वो उसे दिखाने के लिए अपना रही थी, वरना उसकी बातें रोमांटिक तो हरगिज नहीं थी। वो समझ गया था कि सदफ ने यकीनन उससे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहा था, वरना सुबह तक तो उसे सदफ से काफ़ी हमदर्दी महसूस हो रही थी। वरना ये लड़की फजूल में मेरी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब करेगी। वो एक नज़र किचन की खिड़की में उसे खड़ा देखकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर। ये लड़की ज़्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाएगी। तुझे तो पता है तेरी खाला ज़रा सख्त तबीयत की है। वो ऐसी वलैती दुल्हन को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उसके मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जा। सिर्फ वारिक को देख, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना। उसके आगे पीछे रहेगी तो मुझे यकीन है ये लड़की ज़्यादा दिन इस घर में नहीं रुक पाएगी। अव्वल तो ये लड़की कहीं से भी वारिक की पसंद लगती ही नहीं, और अगर वारिक ने इसे पसंद कर भी लिया है ना, तो भी मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कोई रिश्ता है। कल रात जब मैं इनके कमरे में गई थी ना, तो भी मुझे इन दोनों के चेहरे पर एक दूसरे के लिए कहीं से कोई प्यार मोहब्बत नाम का निशान नहीं मिला। नहीं अम्मा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे तो इस लड़की के अंदाज से यही लगता है कि ये दोनों बहुत आगे जा चुके हैं। और आपको पता है वारिक ने इसे कितना खूबसूरत ब्रेसलेट दिया है, ऐसे हाथ में चढ़ाकर मुझे दिखा रही थी। कम से कम 10 लाख का तो होगा। हाय, अगर मेरी शादी वारिक के साथ हो जाती तो वो मेरा होता, लेकिन नहीं। आपको तो मुझे इस घर से लेकर जाना था ना। अब पड़ गई होगी आपके दिल में ठंड। वो गुस्से से बेड पर बैठी उन्हें सुनाई जा रही थी। हाँ तो क्या करती, तेरी खाला 1000 दफ़ा कह चुकी थी कि अब सदफ के पेपर हो चुके हैं तो इसे वापस घर ले जाओ। गैर बच्ची इतने दिन किसी गैर घर में बैठी रहे, अच्छा नहीं लगता। तेरी खाला तुझे रखने को ही तैयार नहीं थी यहाँ, तो मैं क्या करती। अब अम्मा को मजीद गुस्सा आया था। अच्छा ना, अब ये बातें छोड़ो और कुछ करो, वरना ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर देगी। कभी ये घर बसा नहीं सकती। तू तो जानती ही है, इब्राहिम की पहली बीवी भी तो चली गई थी ना तलाक लेकर, तो ये भी जाएगी, क्योंकि ये भी रिश्ता निभाने वाली नहीं है। तू बस अपनी सादगी के जौहर दिखा और वारिक को शीशे में उतार, और वारिक की माँ को मैं खुद देख लूँगी। वो बहुत कुछ सोचते हुए बोली थी, जबकि सदफ की आंखों में तो अब तक सुबह वाला सीन मिर्ची की तरह चुभ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की। पहले तुम बिना इजाज़त मेरे घर में आ गए और अब तुम मेरे ऑफिस में भी आ चुके हो। लगता है कि तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है बदर। वो उसे अपने ऑफिस में देखकर गुर्राया था। दुनिया में एक ही तो शख्स था जिससे वो नफरत करता था। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है या नहीं ये छोड़ो, अपने बारे में सोचो। तुम्हारी बीवी तो बहुत प्यारी है। सोच रहा हूँ कि उसे तुम्हारी हकीकत बता दूँ। वैसे अगर उसे सब कुछ पता चल जाए तो तुम जानते हो वो क्या करेगी। शायद वो तुम पर केस करेगी और तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों को। वो पता नहीं क्या क्या बोलने वाला था जब अचानक वारिक उसका गिरेबान पकड़कर उसे घसीटते हुए मेन गेट की तरफ ले जाने लगा। उसका अंदाज इतना जारहाना था कि बदर खान उसकी हरकत पर हैरान रह गया, जबकि वो रुका नहीं था बल्कि उसे यूं ही घसीटते हुए अपने बड़े शीशे के दरवाजे से बाहर की तरफ फेंका था। बदर खान, इस ऑफिस और मेरे घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हैं और आगे भी बंद रहेंगे। मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, और मेरी बीवी की तरफ अगर तुमने निगाह उठाकर देखा ना, तो किसी और चीज़ की देखने के काबिल नहीं रहोगे तुम। मैं क्या हूँ क्या नहीं यह मैं जानता हूँ, और अपनी बीवी को मुझे अपने बारे में क्या बताना है और क्या नहीं, इसका फैसला भी मैं ही करूँगा, तुम नहीं। और एक और बात, मेरी बीवी के आसपास भी मत फटकना, वरना सारी जिंदगी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। गार्ड इसे धक्के मार मार के निकालो यहाँ से। और हाँ, अगर इसे धक्के मारकर निकालते हुए यहाँ से तुम्हें किसी मीडिया के नुमाइंदे ने देख लिया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद सुबह की हेडलाइन में इस घटिया शख्स का नाम देखना चाहता हूँ। वो अपनी शर्ट के आस्तीन फोल्ड करते अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन भी खोल चुका था। इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि किसी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। बाबा एक तरफ खड़े उसका सुर्ख चेहरा देख रहे थे बस।